इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना इसका जवाब। इसका पीछे मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, actually let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाइए मान्य, प्लीज मान्य, आपने बात की थी। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, ये भी जवाब दे दीजिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर। ये बोलिए, आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए, अभी आप राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच अभी आप नोक-झोंक अभी आप देख रहे थे, क्योंकि जो विपक्ष जो वोट चोरी को लेकर के जो सवाल पूछ रहा है, लेकिन चर्चा का नाम वोट चोरी ना रखकर जिस तरह से चुनाव सुधार रखा गया, क्योंकि जिससे भाजपा का इमेज खराब ना हो, लेकिन जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब अमित शाह दे ही नहीं रहे, ऊपर से गरमा भी जा रहे हैं संसद में। और आगे आपका अमित शाह का और आपका जो राहुल गांधी है, दोनों के बीच जो नोकझोंक हुआ है, और अमित शाह मतलब जवाब क्या दिए हैं आप भी सुनिएगा। काफी दिलचस्प जवाब दिए हैं, एक भी जवाब नहीं दिए हैं, और घुसपैठियों वाला गाना खूब गाए हैं। और जो भी बिहार में आगे आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी ये आप दिलचस्प वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा घटना संसद में कभी कभी घटता है, क्योंकि संसद में आज का माहौल काफी गर्मा गर्म था, और फिर से मतलब जो आपका SIR पे चर्चा होना था, और जिस तरह से अमित शाह घुसपैठियों पर लेकर चल गए मुद्दा को, क्योंकि हसुआ का बिहार में खुरपी का गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं आपका जो है अमित शाह। आगे आपको बताएंगे, और अमित शाह क्या भाषण दिए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप देख पाएंगे कि राहुल गांधी क्या सवाल पूछ रहे हैं अमित शाह से। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी आप अमित शाह को देख रहे थे। अमित शाह पूरे तरीके से विपक्ष को मतलब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि घुसपैठियों को बचाने का काम विपक्ष कर रहा है, लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनको तो जवाब देना चाहिए कि मतलब, क्योंकि जो बॉर्डर का सुरक्षा इन्हीं के अधीन आता है, तो इनको बताना चाहिए कि कितना सुरक्षित बॉर्डर को क्यों नहीं सुरक्षित किए। और जिस तरह से बंगाल को टारगेट किया जा रहा है कि बंगाल में ही सबसे ज्यादा घुसपैठियां हैं, और बंगाल के रास्ते ही, बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते ही घुसपैठियां घुस रहे हैं, तो BSF क्या कर रहा है अमित शाह, इसका आप जवाब देना चाहिए आपको। तो वहीं जो भारत में जो मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो 90 रुपए पेट्रोल हो गया है, जो आपका मतलब डॉलर, डीजल पेट्रोल 100 का पार हो गया है, 90 रुपया जो आपका डॉलर हो गया है, यहाँ तक कि लोग आजकल मतलब लोग अपने बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और मतलब बच्चे मैट्रिक भी ढंग से आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह का महंगाई है, शिक्षा पे तो चर्चा ही नहीं होता है संसद में। और जो लोकतंत्र में जो वोट, जो मतलब लोकतंत्र में मतदान को सबसे महत्वपूर्ण अंग मतदान को माना जाता है, और उसी मतदान पर जिस तरह से मतलब सवाल खड़ा हो गया है, और जिस तरह से चुनाव आयोग का निष्पक्षता को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा है, और जिस तरह से मतलब चुनाव आयोग पहले थोड़ा निष्पक्ष दिखता था, क्योंकि उसमें CJI सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन मोदी जी आए तो बोले मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे, हम कैबिनेट का मंत्री को बैठाएंगे, और मुख्य न्यायाधीश को ही हटा दिया गया।
जिसके बाद से मोदी जी अपना मन मुताबिक चुनाव आयोग नियुक्त करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी विरोध करके क्या कर लेंगे। तो वहीं जो 45 जो सीसीटीवी फुटेज जो मांगा जा रहा है चुनाव आयोग से, वो भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, और जो डाटा चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है वो भी नहीं दे रहा है, ऊपर से राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। तो इस पर जवाब देना चाहिए था अमित शाह को। तो अमित शाह उठे तो लगे घुसपैठियों का गाना गाने, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और घुसपैठियों वाला मुद्दा भाजपा को सूट करता है और हिंदू मुस्लिम वाला। और अमित शाह आज का दिन पूरे तरीके से बंगाल चुनाव के नाम किया और पूरे SIR के बहाने घुसपैठियों पर चर्चा छेड़ दिए। और आपका अमित शाह बोलते हुए भी नजर आए कि मतलब घुसपैठिया बचाओ अभियान शुरू की हुई है जो है विपक्षी पार्टियां। आप भी सुनिए मतलब अमित शाह क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आगे आप बात करते हैं। देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिया तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। दादा बैठ जाइए प्लीज। मान्यवर, इसमें कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है। अभी सांसद महोदया बोला कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। लाल बाबू हुसैन 1995 में एक वाद हुआ मान्यवर, भारत की सर्वोच्च अदालत तक वो वाद पहुंचा। लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 में इसका जजमेंट आया और उसमें अदालत ने स्पष्ट कहा, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, मैं नहीं कह रहा, जहां मतदाता का नाम दर्ज किया जाना है वहां रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक भारत का नागरिक है या नहीं है। ये लोग जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा, ये इनकी ड्यूटी है और ये हमारा निर्णय नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत का निर्णय है और हम सब भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बंधे हुए हैं। किसी को भी अगर वेरीफाई करना है तो लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का जजमेंट निकालकर मान्यवर दे दे। मान्यवर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी, मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं आप अभी पूरा भाषण नहीं कई बार नाम आएगा। माननीय सदस्य, एक 2 मिनट बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। 2 मिनट बैठिए, मैं एक मिनट। माननीय सदस्य, 1 मिनट। मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है,
मेरा भाषण समाप्त हो जाए। अरे सुनिए ना भाई, सुनो ना, दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज प्लीज, नहीं, मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में। इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है मान्यवर, एक मिनट, उनको पूरी बात करने दें। हाँ हाँ, मान्यवर, मेरा विनंती भी, मान्यवर, नो प्लीज, डिबेट नहीं करते बेटे। मान्यवर, मेरा विनंती इसलिए है कि शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाएगा तो मुद्दा ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाएगा। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मीनता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होगा। मान्यवर, उन्होंने कहा अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टप से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए, मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता में, इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया जिसका
वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया। तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहां कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब दे दें। इसका पीछ मैं खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए क्या वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, actually let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. प्लीज ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मानिए, प्लीज मानिए, आपने बात की। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना, उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। हाँ बोलिए, बोलिए सर। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आपके चेहरे पर मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते हैं अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा, मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछेगा, मैं जवाब दूंगा, मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का प्रोग्राम बचा, मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई, आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर,
प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी प्लीज। बैठो बैठो, बैठिए माने, प्लीज प्लीज प्लीज। मान्यवर दूसरे प्लीज बैठिए बैठिए माने सर, प्लीज हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है। प्लीज ऐसे नहीं चलता मान्यवर, आप जब बोले, जब 5-5 मिनट उठेंगे क्या? ये मान्यवर उनका आरोप है। आप भी बोले, आप भी बोले, आप भी बोले। नो गलत, एक मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो बताया। मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर नो प्लीज सदस्य, मान्य तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी थी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मानने वाले तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। आगे सुनो, बोल क्या रहे, पूरी बात तो सुनो। मान्यवर मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने, यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। बीच के भाषण में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। नहीं, मुझे याद है जो माननीय सदस्य नहीं है, ये 352 ये रहा, 352 टेबल पे रहता है, मुझे वहां याद है 352। Home Minister is speaking about an issue which is pending in a court. Actually, what happens is, filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Rosa Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. After that, the same person Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement. A Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir?
एक मिनट प्लीज दादा, एक मिनट प्लीज। नो, बैठिए। नो मान्य प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, 2 दिन से मैं चर्चा को सुन रहा हूं और 2 दिन से चर्चा को सुन रहा हूं और सिर्फ 352 आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है ना। कई बार इधर से भी उधर से भी इस विषय को कई बार बोला गया है। जब डिबेट चलती है उसके संदर्भ में कई विषयों को बोला जाता है, ठीक है ना। और इसीलिए सुनिए बात, माननीय गृह मंत्री जी ने, आपने आधी बात सुनकर हर 2-2 मिनट में उठने लगोगे, ऐसे चर्चा नहीं होती। आप उनकी पूरी बात को सुनिए, क्या संदर्भ था। उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, उन्होंने एक जानकारी जो आई है वो जानकारी सदन के पटल पर रखी है। अब मुझे सुनिए तो, अब आपने एक मुद्दा खड़ा किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मान्यवर, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि एक वाद दायर हुआ है दिल्ली की अदालत में। मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। मैंने कहा कंक्लूजन का, मैंने कोई कंक्लूजन नहीं कहा। कंक्लूजन तो जब उनका नोटिस का जवाब वो दे देगी तब अदालत देगी, तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है। मान्यवर, हम सबका साझा दायित्व है, हम भी विपक्ष में बैठे, हम चुनाव जितने जीते हैं इससे ज्यादा हारे हैं। हम लोगों का तो एक प्रकार से पौना जिंदगी ही विपक्ष में ही चला गया, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। कई चुनाव हमारे, हमने चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर कभी आरोप नहीं लगाए। एक नया पैटर्न खड़ा हुआ, एक नया पैटर्न। मैं पूरा वाक्य नहीं बताना चाहता। श्रीमती ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, स्टालिन जी ने लगाए, बीडी सतीशन जी ने लगाए, श्री राहुल गांधी ने लगाए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाए, तेजस्वी यादव जी ने लगाए, अखिलेश यादव जी ने लगाए, वी शिवन कुट्टी ने लगाए, हेमंत सोरेन जी ने लगाए, भगवंत मान जी ने लगाए। अब पहले तो ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आते। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर अनर्गल आरोप कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल करें? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करें। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे। मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है, मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, अभी आप अमित शाह को सुन रहे थे। अमित शाह जिस तरह से राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपके बीएलओ के अधिकारियों का जो आपका मौत हुआ है, जो 1 महीने का जो टाइम जो निर्धारित जो किया है चुनाव आयोग, जिसके दबाव में बीएलओ के अधिकारी जान दे रहे हैं, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया अमित शाह। तो वहीं अमित शाह ये भी नहीं बताए कि जो आपका विभिन्न जगह जो वोटर बढ़ जा रहे हैं, अमित शाह खुद ये बोल रहे हैं कि एक वोटर 2 जगह वोट नहीं दे सकता है। तो आप ही के पार्टी के कितने सांसद हैं कि बिहार में जाके वोट दिए हैं और दिल्ली में भी वोट दिए हैं। तो वहीं वोट चोरी को लेकर के जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अचानक 6-6 महीने में, मतलब लोकसभा का चुनाव होने का 6 महीना बाद ही महाराष्ट्र में लाखों वोटर कैसे बढ़ गए, लाखों वोटर, और जो आपका वोटरों का नाम जो काटा जा रहा है उसका जो लिस्ट मांग रहा है विपक्ष, और जो सीसीटीवी फुटेज जो मांग रहा है, तो उसके बारे में तो कुछ जानकारी देते हुए नजर नहीं आया अमित शाह। और वैसे भी अभी चुनाव आयोग के जो कर्ता धर्ता है ज्ञानेश कुमार, उनको संसदीय कमेटी के सामने पेश करना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता जब निष्पक्ष नहीं है, ये जिस तरह से विपक्ष को लेकर के हलफनामा मांगते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कुछ गलत भी करता है तो उस पर कुंभकर्ण वाला नींद में रहते हैं, तो इसको लेकर के ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए जो चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता है। तो वहीं अमित शाह देखे ही कि सवाल पूछा जा रहा है आपका
वोट चोरी को लेकर के एसआईआर पर जो बीएलओ के अधिकारी मरे हैं, जो चुनाव आयोग का जो रवैया है उस पे जो सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका जवाब देने के बजाय और जो नया जो कानून जो बनाई मोदी सरकार की सीजीआई को जो हटा दी मुख्य चुनाव आयुक्त को और उसके जगह पे कैबिनेट का मंत्री को शामिल किया गया। अगर राहुल गांधी चाह कर भी अगर विरोध जताते हैं किसी नाम का तो बहुमत मोदी जी के साथ होगा, जिस वजह से मोदी जी जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयोग नियुक्त कर सकते हैं। तो इस पर अमित शाह को जवाब देना चाहिए। तो अमित शाह घुसपैठियों का बात बोलना शुरू किए क्योंकि बंगाल में चुनाव है और बंगाल चुनाव को फोकस करते हुए पूरा भाषण बंगाल के लिए समर्पित था। और क्योंकि बिहार में देहात में कहावत है कि हंसुआ का बिहार में खुरपी का गीत गाना, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा यार जो मुद्दा विपक्ष बनाया है उस पर अमित शाह जी को सफाई देने में 1 घंटा लग गया, 1 घंटा से ऊपर लग गया। 1 घंटा से ऊपर का भाषण है अमित शाह जी का, और अमित शाह जी का भाषण का जो मुख्य हिस्सा था वही मैं दिखाया आपको। और जिस तरह से मतलब विपक्ष जो सवाल पूछा उसका एक भी जवाब देते हुए गृह मंत्री नजर नहीं आए। और राहुल गांधी बाहर जब निकले तो मीडिया से बातचीत में भी बोले कि आपका जो है, और आपका प्रियंका गांधी भी बोली कि आपका, क्योंकि जो विपक्ष था आपका मतलब जब वो घुसपैठियां पे बोलना शुरू किए आपके जो है अमित शाह, उसके बाद विपक्ष जो था वो वर्कआउट कर लिया, बाहर निकल गया आपका जो है संसद से। जिसके बाद अमित शाह बोले कि मतलब कांग्रेस पर बोल रहे थे तब तक कांग्रेस नहीं गई, लेकिन घुसपैठिया का जैसे नाम लिए वैसे कांग्रेस निकल के चल गई। और ऐसा लग रहा है कि और वैसे भी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचाने में लगी हैं। एक बार सुन लीजिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। इन लोगों ने मान्यवर माननीय सदस्य, आपका भाषण भी सबने शांति से पूर्ण सुना है। आप भी सुनने की सामर्थ्य रखो। नहीं, आप सुनने की सामर्थ्य रखो। नो, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, सुनो, पूरा भाषण सुनो। आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, आप भी इधर भी बोलते हैं, इधर सुने। गृह मंत्री इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बात हुआ था सर। माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए। अभी आप देखिए संसद भवन से आपका जो विपक्ष था वो आपका वॉकआउट किया आपका लोकसभा से, और आपका जो है विपक्ष जो आपका लोकसभा से जो अमित शाह का भाषण के बीच में जो लोकसभा से बाहर जो विपक्ष के सांसद जो निकले, जिस पर अमित शाह भड़क गए। और अमित शाह का कहना था कि कांग्रेस पर जब हम बोल रहे थे तो कांग्रेस वॉकआउट करती तो समझ में आता, कांग्रेस आपका उस समय आपका लोकसभा से बाहर जाती तो समझ में आता, लेकिन ये लोग जब घुसपैठियों पर हम बोलना शुरू किए तब ये लोग संसद से बाहर गए हैं। तो इसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और अमित शाह का कहना है कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं, लेकिन एक एक घुसपैठियों को अमित शाह चुन चुन के बाहर निकालेंगे। लेकिन अमित शाह अभी तक ये नहीं जानकारी दी है आप कि आप कितना साल से गृह मंत्री हैं, तो आपके कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को आपका उनका देश भेजा गया और उनके मतलब कितना घुसपैठियों को आप निकाले, उसका तो आकर आप संसद में देते। आप विपक्ष से जो आप जो घुसपैठियों मतलब विपक्ष को जो आप आरोपी बना रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए था कि आपकी सरकार घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या की। बिहार चुनाव में आप जो घुसपैठियों का गाना गाए, लेकिन चुनाव आयोग एक भी घुसपैठियों को ढूंढ नहीं पाया। तो वहीं क्योंकि अमित शाह जी और राहुल गांधी जिस तरह से खुला चैलेंज किए कि आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और खुला डिबेट हो जाए,
तो अमित शाह बोले कि आपके अनुसार हम नहीं बोलेंगे, और ये बात सही भी है, क्योंकि मोदी जी आज तक कभी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी जी आपको नजर नहीं आए होंगे। मोदी जी के सामने वैसे वैसे पत्रकार जाते हैं जो पूछते हैं आप टॉनिक कैसे पीते हैं, आप आम छील के खाते हैं कि काट के खाते हैं। तो आप मतलब लोकतंत्र में तो वैसा ही, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता बोला जाता है उसका वैसा ही बंटाधार भारत में हुआ पड़ा है। तो वहीं आपका जो है अमित शाह जी जो है उनको आज जवाब देना चाहिए था, लेकिन जवाब देने के बजाय अमित शाह जी पूरा बंगाल को फोकस करते हुए और घुसपैठियों का मुद्दा को जिस तरह से जोर शोर से उठाने में लगे हैं, तो पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिए हैं तो बॉर्डर का सुरक्षा क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं अमित शाह जी की पश्चिम बंगाल में, मतलब घुसपैठियां ना आए बांग्लादेश से। और अमित शाह जी के अनुसार घुसपैठियों का एक ही रास्ता है, वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और अमित शाह अभी सीधा पश्चिम बंगाल देख रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम ऐसा ही पश्चिम बंगाल में हो ही रहा है, और घुसपैठियों वाला मुद्दा भाजपा को सूट भी करता है। और जो विपक्ष SIR और वोट चोरी पर अमित शाह से जवाब मांग रहा था, वो अमित शाह उठे तो विपक्ष से लगे जवाब मांगने। तो आपको सत्ता में काहे बैठाया गया है अमित शाह जी, मतलब जवाब देने के लिए कि जवाब करने के लिए? विपक्ष को तो विपक्ष में बैठाया गया है आपसे सवाल करने के लिए, तो आप उसका जवाब देना चाहिए आपको। और उल्टे आप राहुल गांधी पे भड़क गए। राहुल गांधी जो चैलेंज किए कि खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, दोनों बैठते हैं, जवाब सवाल होगा। तो लोकतंत्र में तो ये आपका चैलेंज आपको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन आजकल अमित शाह के अनुसार संसद चलता है, और आजकल विपक्ष जो है वो बस मतलब विपक्ष को ऐसा ही गोदी मीडिया जोकर बना के हर समय टीवी पर पेश करता है। और विपक्ष का जो वैल्यू है दिन प्रतिदिन जिस तरह से खत्म करने में गोदी मीडिया लगा हुआ है। और अमित शाह से जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर जवाब देने के बजाय अमित शाह अभी सीधे बंगाल देख रहे हैं और घुसपैठिया नजर आ रहा है। लेकिन मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है, अभी तक कितने घुसपैठियां भारत से निकाले गए इसी का आंकड़ा दे दे मोदी सरकार संसद में, और अमित शाह तो देने के लिए तैयार नहीं है। तो विपक्ष आपका क्यों सुने भाषण? और विपक्ष जो है आपका अमित शाह का बीच भाषण से ही संसद से बाहर निकल गए विपक्ष के जितने सांसद से थे आपका लोकसभा में आज आपका 10 दिसंबर को। तो वहीं आपका संसद से बाहर निकलकर आपका जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या बोले, एक बार वो भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सफाई ही दी है कि इन्होंने वोट चोरी नहीं की। आप बताइए सफाई कौन देता है इतनी लंबी? जी उन्होंने ये बोला आप लोगों ने मांगा वोट कोई निर्दोष, जब निर्दोष होता है तो कोई इतनी लंबी सफाई देता है? और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी आप लोगों ने कहा कि वोट चोरी 1947 से शुरू हो गई थी, 1947 से वोट चोरी शुरू हो गई थी। नहीं चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया, देखिए मैंने 2-3 चीज़ें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि EVM का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं। अभी आप देखें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का अभी आप बयान देखें, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो बोल रही हैं, और प्रियंका गांधी का कहना था कि इतना लंबा चौड़ा सफाई कौन देता है, जो आरोपी होता है वही सफाई देता है, क्योंकि जो अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब अमित शाह दे ही नहीं रहे हैं। तो वहीं अभी आप राहुल गांधी को भी सुन रहे थे कि राहुल गांधी भी जिस तरह से आपका वॉकआउट के बीच में ये लोग, क्योंकि अमित शाह भाषण दे रहे थे और घुसपैठियों पर जैसे बोलना शुरू किया वैसे विपक्ष के सांसद संसद से बाहर निकल गए। और राहुल गांधी बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में बोले कि आपका जो सवाल पूछा जा रहा है कि आपका दिल्ली से बीजेपी के नेता बिहार में कैसे जाके वोट दे रहे हैं, और अमित शाह बोल भी रहे हैं कि एक आदमी 2 जगह वोट कैसे दे सकता है, तो अमित शाह ही बताइए कि आप ही के पार्टी के सांसद 2 जगह कैसे वोट दे रहे हैं। तो वहीं जो CGI को जो हटाया गया आपका जो है चुनाव आयोग का जो आपका जो पैनल था उसमें से कमेटी से, और उसमें जिस तरह से कैबिनेट का मंत्री को मोदी जी शामिल किए, इस पे जो सवाल पूछा गया इसका भी जवाब नहीं मिला। जिस तरह से 18,000 से ऊपर हलफनामा आपका अखिलेश यादव दिए हैं चुनाव आयोग को लेकर, वो भी अखिलेश यादव भी सवाल करके थक गए, तो भी है कि उसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तो चुनाव आयोग का निष्पक्षता पर जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा है, तो उस पर जवाब देने के बजाय अमित शाह घुसपैठियों वाला राग छेड़ दिए, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और आजकल जितने घुसपैठियां आ रहे हैं वो आपका पश्चिम बंगाल के रास्ते ही आ रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि ममता बनर्जी ही बॉर्डर खोल के बैठी हो, क्योंकि बॉर्डर सुरक्षा जो आता है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो केंद्र सरकार बॉर्डर की सुरक्षा क्यों नहीं चाक चौबंद कर रही है कि घुसपैठियां चोरी छिपे ना घुस जाएं? जिस तरह से विपक्ष को घुसपैठियों का शरण देने वाला बताने में जिस तरह से लगे हुए हैं अमित शाह, लेकिन अमित शाह ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार में कितने घुसपैठियां हैं जो घुसपैठियों का गाना अमित शाह गाए। यही बताते कि हर एक
एक राज्य में कितना कितना घुसपैठियों को अमित शाह चिन्हित किए हैं, तो ये भी अमित शाह नहीं बता रहे हैं। सिर्फ भाजपा बोल रही है घुसपैठिया घुसपैठिया, लेकिन बंगाले में अमित शाह बता देते कि बंगाल में कितना घुसपैठियां हैं, और अमित शाह का जो मंत्रालय है वो कितना घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में आपका चिन्हित किया हुआ है। तो इसका भी जवाब नहीं है। सिर्फ मतलब जो सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब देने के बजाय उल्टे में विपक्ष से सवाल करने लग गए अमित शाह। इसे ही कहा जाता है बहस। इसको डिबेट और इसको तथ्यपूर्वक जवाब देना नहीं बोलते हैं, इसको बहसबाजी बोलते हैं। और अमित शाह आज पूरे तरीके से हंसुआ का बियाह में खुरपी का गीत गाते हुए नजर आए, जिसके बाद विपक्ष बीच भाषण में ही संसद से बाहर निकलने में ही भलाई समझा, क्योंकि विपक्ष जो सोच के आपका जो विरोध किया कि आपका SIR और वोट चोरी पर चर्चा होगा तो सरकार जवाब देगी, तो सरकार जवाब क्या देगी? विपक्ष को ही जिस तरह से मतलब विलन बनाने में लग गए अमित शाह, जिसके बाद विपक्ष के जितने सांसद थे वो संसद से बाहर निकल गए। और आप देखें ही अमित शाह, अभी आप देखें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या बोले। और राहुल गांधी चैलेंज भी किए कि अमित शाह खुला डिबेट भी कर लें, लेकिन अमित शाह तैयार नहीं है, क्योंकि अमित शाह के अनुसार संसद चलेगा, राहुल गांधी के अनुसार नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।